किसी को कुछ अगर पूछना है तो if anyone has any question before me starting. So am I audible now? My screen is Yes. being displayed now? Yes. Great. Okay. So financial literacy and happiness. So this is a topic which is being ignored these days because uh, this topic, financial literacy, is really close to my heart. And as I was studying finance in my second year, I got to learn a lot from my own mistakes. And I also feel that this is a subject which needs to be preached by people. And this is something which every Indian must know. बाहर गांव के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, बट व्हेन इट कम्स टू अस इंडियंस वी लैक इन दिस डोमेन. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप फाइनेंस से नहीं हो तो आप ये नहीं सीख सकते हो. ये दिस इज अ टूल, दिस इज अ काइंड ऑफ अ टूल विच एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ. तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन. तो ये प्रेजेंटेशन में 3 पार्ट्स टू इट. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर देयर इज अ मैजिशियन. तो ये एक मैंने स्टोरी फॉर्मेट जैसा बनाया है कि एक मैजिशियन, मतलब एक मैजिशियन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है. इट्स नॉट द मैजिक, it's not the magic trick, it's not even the kind of magic he shows. It is basically the experience that he gives to his viewers. जो लोगों को वो experience देते हैं, that matters. So ये जो magician है यहाँ पे left side में, he is trying to formula so that उसका जो magic है वो fake ना लगे लोगों को, और वो जो कर रहा है उससे मतलब लोगों को वो टाइप का फील मिले, वो टाइप का एक्सपीरियंस मिले. सो देयर आर 3 पार्ट्स टू दिस स्टोरी. फर्स्ट वन इज द इंग्रेडिएंट्स, मतलब अभी मैजिक करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है. सेकंड इज द मैजिक पोशन, मतलब इंग्रेडिएंट्स मिलने के बाद जो पोशन बनता है, जो ये होता है फॉर्मूला होता है. और लास्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल टिप्स, मतलब जो एक मैजिशियन यूज करता है. सो ये जो मैजिशियन है ये बेसिकली इसको फाइनेंस में मास्टरी करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी में. सो ये कुछ इस तरह स्टार्ट होता है. फाइनेंशियल लिटरेसी इन सिंपल टर्म्स मीन्स टू लर्न द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस. इट इज लाइक अ मैजिक पोशन दैट वंस अंडरस्टूड विल मेक योर लाइफ बेटर. थोड़ा इंग्लिश थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरा बिकॉज थोड़ा मैंने जल्दी में बनाया है. सो ये बार में आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया में कितना डिफरेंस है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स. शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया और यूएस में कितना बड़ा मार्जिन है. यूएसए में 48% पॉपुलेशन को पता है शेयर मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है. दे आर सुपरली लिटरेट इन फाइनेंस, वेयरएज इंडिया में बस 1.5 से 2% तक का अवेयरनेस है फाइनेंस के बारे में. सो फाइनेंशियल लिटरेसी साउंड बहुत बड़ा करता है, बहुत ऐसा मुश्किल जैसा टर्म लगता है, बट ये कुछ नहीं है, ये बस बेसिक्स है फाइनेंस का. एंड ये हमको हर लोगों तक पहुंचाने, मतलब हर एक लोग तक जितने भी हमको मिलते हैं. सो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बट हाउ इज फाइनेंशियल लिटरेसी लिंक्ड टू हैप्पीनेस. तो मुझे ये पूछना है आप सबसे, या फिर मतलब जो भी कोई ऑडियो ऑन करके बोल सकता है, आपके हिसाब से हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है, ट्रू हैप्पीनेस का. कोई बोल सकता है? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है या नहीं? हेलो. हाँ ऋषिकेश, आवाज आ रही है आपकी. ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ. ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है हैप्पीनेस का, तो कोई कुछ बता सकता है कि आपके हिसाब से क्या है हैप्पीनेस? क्या है मेरे हिसाब से the definition of happiness varies from people to people, but I can say that nowadays I will try to be very much practical while answering this question, that happiness is linked with someone. That if I buy any expensive things,
I am happy for some time, but after using that thing for years, I get very disheartened by that subject. All right, ओके so ओके, I उसका will try to यूटिलिटी कम focus हो more. जाता है. Exactly. So happiness is linked with something, but ओके actually this is not with something. Happiness stand alone. All right. ओके ओके. That's my thoughts on this. सो हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, राइट? इट्स अ फीलिंग. इट्स अ, बोलते हैं Yeah, ना yeah, कि exactly. किसी चीज के साथ वो लिंक हो सकता है, वो फीलिंग स्पेसिफिकली. मतलब हम एक नया फोन लेते हैं तो वो फोन के साथ हमारा एक अटैचमेंट जुड़ जाता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है. तो वो एक इट्स अ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, बट स्टिल वो एक है, मतलब वो कंसीडर कर सकते हैं. बट हाउ इज फाइनेंशियल लिटरेसी लिंक्ड टू हैप्पीनेस, तो ये हम जानेंगे आगे. बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी इन द एंड. फाइनेंस और मनी से सब कुछ रिलेटेड है, इवन इफ कुछ लोग ना बोलेंगे तो भी. नोइंग इवन अ बिट अबाउट मनी हेल्प्स अ लॉन्ग वे. एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. टुडे द इक्वेशन इज मनी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन. तो money is not equal to happiness, but it is equal to satisfaction, because money provides us standard of living and a better quality of life, and it can be equated with happiness. Not exactly happiness, but uske near जाके हो सकता है वो. सो ये ऐसा है कि मतलब किसी को वीकेंड को किसी के सॉरी मंथ एंड को किसी को एसएमएस आता है कि मेरा पे चेक आया है, मेरा सैलरी आया, तो एक बड़ा सा स्माइल आता है सबके फेस पे. तो दैट इज द काइंड ऑफ हाई दैट मनी प्रोवाइड्स. हाई बोलते ना, मतलब चस्का, नशा. सो दैट इज सिमिलर टू हैप्पीनेस. तो एक ऐसा पैरामीटर लेके हम जाएंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी लिंक्ड है इस हैप्पीनेस को. तो डायनामिक्स ऑफ मनी जानना बहुत जरूरी है कि क्या है. तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करूंगा मैं. तो फर्स्ट इज इंग्रेडिएंट्स मस्ट नो एंड मिसकंसेप्शंस. तो हमारे कंट्री में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, एंड थ्रू आउट भी है, पूरे वर्ल्ड में है मिसकंसेप्शंस, पैसे के बारे में है. एंड थोड़े मस्ट नो चीजें भी है जो हमको जानना है. तो इन्फ्लेशन हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है. जिसने कॉमर्स लिया था, जिसने इकोनॉमिक्स लिया होगा, तो उनको इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा आइडिया होगा. ओवरऑल अभी सबको आइडिया है. सो इन्फ्लेशन हम अगर अभी देखने जाए तो इन्फ्लेशन इज बेसिकली appreciation in the price of a product, appreciation in the price of a service or any commodity. तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 96 में से लेके 2021 तक 98.63% हुआ. दैट मीन्स जो चीज 96 में 100 रुपए की थी वो 21 में 498.63 का हो गया. तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि कितने जल्दी प्राइस, मतलब कितने फास्ट पेस पे प्राइस बढ़ रहा है, और कितने फास्ट पेस पे अब हमारा जो इंडियन रुपीस का वैल्यू है वो गिर रहा है. सो दिस इज समथिंग विच एवरीवन नीड्स टू कीप इन देयर माइंड. अगर आपके पास नोटबुक है या कुछ भी है तो आप इसका नोट बना सकते हो कि दिस इज समथिंग विच एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ. तो इसके बाद ये है एक्सपेंस इज इक्वल टू मनी स्पेंट ऑन नेसेसिटीज एंड कंफर्ट्स. तो ये जनरल डेफिनेशन है एक्सपेंस का. मुझे आप लोगों को पूछना है कि ये जो मैंने ब्रैकेट में नीचे डाला है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स, और इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, इसमें से कौन सा प्रैक्टिकल है? दोनों में से कौन सा प्रैक्टिकल है? कोई जवाब दे सकता है? सेकंड वन. बिकॉज आज के टाइम में अगर आप इनकम माइनस एक्सपेंस करके सेविंग करेंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा ये होगा, क्या बोलते हैं, दुष्परिणाम हुआ एक काइंड ऑफ. क्योंकि ज्यादातर हम लोग एक्सपेंसेस ही करते हैं, टू बी ऑनेस्ट. 70% तो हम लोग का एक्सपेंसेस ही होता है. तो ये जो राइट साइड का इक्वेशन है ये ना थोड़ा लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा. मुश्किल है बट इट इज प्रैक्टिकल, इट इज पॉसिबल. सो दिस द राइट वन शुड बी द राइट डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंस. तो इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्वल टू इंश्योरेंस, एंड इंश्योरेंस इज नॉट इक्वल टू सेविंग्स और एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट. तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडिया में. ये हमारे पेरेंट्स ने बहुत कॉमन किया, ये मिस्टेक सब पेरेंट्स ने किया.
तो ये है कि हम ये तीनों चीजों को सेम समझ के बैठ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और सेविंग्स। हालांकि ये तीनों अलग है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमारा एक्सपेंस होता है, इन्वेस्टमेंट में हम अपना टाइम देते हैं, वेयर एज इंश्योरेंस एंड सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स जो है उसको हम सिमिलर समझ सकते हैं, सिमिलर, बट दे आर नॉट द सेम। सिमिलैरिटीज है दोनों में, बट दे आर नॉट द सेम। whereas insurance, it is completely different, it is totally different. इंश्योरेंस के लोग बहुत कॉमनली इन्वेस्टमेंट समझ बैठते हैं, और वो लोग क्या बोलते हैं कि हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे, और वो लोग इंश्योरेंस एडवाइजर्स के झांसे में आ जाते हैं और एक पॉलिसी खरीद बैठते हैं, जिससे उनको लगता है कि उनको मंथली इनकम आएगा, ईयरली इनकम आएगा। whereas दिस इज नॉट ट्रू। इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जितने भी पॉलिसीज इंश्योरेंस के नाम पे आज सेल हो रहे हैं, वो सिर्फ एक एजेंट के पॉकेट में पैसे डालने के लिए, वो आपके लिए नहीं है, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये आपको एक डिस्टिंक्शन नोट करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी, फिक्स डिपॉजिट, ये कॉमनली सबको पता है कि हम एक बैंक में जाते हैं और सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं या फिर एफडी में हम रखते हैं। तो ये तीनों अलग है। तो दिस इज समथिंग विच एवरीवन नीड्स टू कीप इन माइंड। ठीक है, बजटिंग एंड अकाउंटिंग, मैं आई एम गोइंग वेरी फास्ट, क्योंकि ये सब ना, ये कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नहीं किया। माय एजेंडा इज टोटली डिफरेंट, इट इज फाइनेंशियल लिटरेसी एंड हैप्पीनेस। तो बजटिंग एंड अकाउंटिंग, ये दो चीजें हैं जो हर एक को आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक बिगनर लेवल तो आना ही चाहिए, बिकॉज योर ओनली बेस्ट फ्रेंड, दीज टू आर द ओनली बेस्ट फ्रेंड्स दैट यू हैव, एंड दे विल टेल द ट्रूथ ऑन योर फेस। वो लोग जो भी सच्चाई है वो आपके मुंह पे बोल देंगे, आपको उल्टा उल्टा जो भी है ना वो सब आपके मुंह पे बोल देंगे, रियलिटी बोलेंगे। सो नो वेयर योर मनी गोज। तो ये आपको जरूरी जानना है कि बजटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। और एक मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि आपने एक अकाउंटेंट तो रखना ही चाहिए, डेफिनेटली रखना चाहिए। और इसमें कोई एज का ये नहीं है, एज मिनिमम एज कुछ नहीं है। हर एक ने अपना एक फ्रेंड बनाना चाहिए जो अकाउंटेंट है, ठीक है। देन द स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बलिंग है, और स्टॉक्स में हम लोग पैसे डालते हैं तो डूब जाता है, या फिर स्टॉक का नाम बहुत बदनाम हो गया, शेयर मार्केट का नाम। तो दिस इज नॉट ट्रू। बहुत से लोग हैं इंडिया में एंड अब्रॉड, अमेरिका में तो ऑलमोस्ट 80% लोग हैं जो इन्वेस्ट शेयर मार्केट इन्वेस्ट करके आज उन्होंने बहुत बड़ी एस्टेट खड़ी की है। तो दिस इज नॉट ट्रू। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, गैम्बलिंग स्पेक्यूलेशन बोल सकते हैं, नॉट गैम्बलिंग। स्पेक्यूलेशन करने वाले लोग डे ट्रेड करते हैं, मतलब हर दिन वो लोग बैठ के ट्रेड करते हैं, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग। सो ये कॉमन टर्म है, असेट वर्सेस लायबिलिटी। asset is equal to that which makes money for you, whereas liability is that which takes money from you. तो ये एक एक्टिविटी है, मुझे मतलब आप सबको देना है। इट्स अ होमवर्क काइंड ऑफ थिंग, नॉट एन एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पे अभी नहीं कर सकते। आपको नोट डाउन करना है ऐसे दो चीजें, मतलब ऐसे दो कैटेगरीज बनाना है एसेट्स और लायबिलिटीज का। उसमें ऐसे आपको देखना है कि कौन सी चीजें आपके पास अभी है, अभी आपके हाथ में है, जो जिसके वजह से आपके हाथ में पैसा आ रहा है, that which is making you money. It could be anything, it could be your bank account, because bank savings account पे आपको interest मिलता है। It could be anything, it could also be a book, because even किसी बुक से आपको investment, मतलब किसी बुक कोई बुक भी आपके लिए investment हो सकता है। And another category is liability, that which takes money from you. तो आपको ये भी चेक करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके हाथ से पैसा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक व्हीकल है, तो वो व्हीकल हर दिन डिप्रिशिएट हो रहा है, और वो व्हीकल को मेंटेन करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। तो आपको कैटेगरीज बना के ये एक सेल्फ स्टडी टाइप करना पड़ेगा। दैट विच गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये एक बहुत मतलब एक ऐसा सॉन्ग है ना जो हर किसी ने सुनना चाहिए। ये सॉन्ग ना लॉ ऑफ बोलते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है कि जो कॉज मतलब हमारे वजह से कुछ होता है ना, मतलब हम कुछ कॉज करते हैं तो उसका इफेक्ट्स भी हमको मिलता है एंड में। तो अगर लायबिलिटीज हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका इफेक्ट हमको आगे जाके मिलता है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट इट्स अ फैक्ट। तो
ये भी एक मिसकंसेप्शन है, बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्दी। तो हम ज्यादातर बीइंग वेल्दी को बीइंग रिच समझ बैठते हैं कि बीइंग वेल्दी और बीइंग रिच में क्या डिफरेंस है, किसी कोई कुछ बता सकता है? हेलो, कोई है? Yes, yes. Say na Rishi. रिपीट, क्वेश्चन रिपीट करो क्या? हेलो, आई गेस किसी को शायद मे बी क्वेश्चन नहीं समझ, मेरा आवाज आ तो रहा है ना? हेलो, हाँ हाँ आ रहा है। ओके ओके, तो कोई इसका जवाब दे सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्दी? आई गेस सबको आई गेस जनरल आइडिया होगा इसके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखा है शो ऑफ वर्सेस जेन्युइनिटी। तो बीइंग रिच मतलब बेसिकली यही है कि हम मतलब जो भी कुछ कमाते हैं उसको हम शो में करते हैं, शोकेस करते हैं उसको, वेयर एज बीइंग वेल्दी इज समथिंग विच इज जेन्युइन, कि आपके पास अगर बहुत सारा पैसा होगा तो भी आप ज्यादा उसको डिस्प्ले नहीं करोगे, उसको आप प्रोडक्टिव कामों में यूज करोगे। तो ये एक डिफरेंशिएशन है यहाँ पे वेल्दी वर्सेस रिच का। एंड कोई What अगर I एक also think one thing is when you're wealthy, you want to want to grow the money also. So you will Right, keep investing. It is not only just earning for today and tomorrow. It is exactly kind of I mean investing for future endeavors. yeah true. So yeah, that is absolutely true. So this is one thing कि show off versus genuinity, हमको इसका डिफरेंस समझना है कि क्या है। सो ट्रू वेल्थ किसी का ये भी हो सकता है कि वो एक ऑर्डिनरी जॉब पे भी हो सकता है, बट ही इज सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। वो इंसान वो खुश हो सकता है अपने काम में, बिकॉज उसने समझ लिया है कि नेसेसिटीज और कंफर्ट्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये बेसिक फाइनेंशियल टूल्स है, चार टाइप्स के फाइनेंशियल टूल्स है। एंड इसके लिए मैंने एग्जांपल सेट किया है, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है या जो सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है वो एक सिंपल फार्मर की तरह होता है। फिर आता है म्यूचुअल फंड, ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक छोटा सा ग्रुप है जो फार्मिंग करते हैं। फिर जो शेयर्स है वो मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ फार्मर्स, या फिर वॉर जोन बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए हर दिन हर घंटे वॉर होता है शेयर्स के लिए। तो मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ फार्मर्स, क्योंकि एक कंपनी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में ही लड़ झगड़ होते, तो ये कंसीडर वैसे हो कर सकते हैं। फिर देन देयर इज डेट फंड, द सिंपल फार्मर हु हैज मोर लैंड देन द बैंक। ये एक ऐसा फार्मर है जिसके पास बैंक से भी ज्यादा जमीन उसके पास होता है, डेट फंड बोलते हैं इसको। तो ये चारों टाइप्स में यही डिफरेंस है कि फिक्स डिपॉजिट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड शेयर्स और शेयर्स में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि आजकल फिक्स डिपॉजिट पे भी आपको कंपाउंड मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट ये जो तीन जो है ना, म्यूचुअल फंड, शेयर्स और डेट, ये सबसे अप्रोप्रिएट टूल्स है इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप शेयर्स का रिस्क नहीं ले सकते हो तो म्यूचुअल फंड सही है आपके लिए। दिस इज अ डायलॉग व्हिच इज डिस्प्लेड इन एवरी टीवी एड। सो म्यूचुअल फंड सही है आपके लिए फिर। एंड डेट फंड उस इंसान के लिए है जो एफडी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, ना ही म्यूचुअल फंड में, बट वो सेफ चाहता है, सेफ प्ले करना चाहता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा सेफ प्ले करना है, तो वो डेट फंड में इन्वेस्ट करता है। बट डेट फंड का सबसे बेस्ट थिंग यही है कि उसमें आपको कुछ रिस्क लेना नहीं पड़ता, उसमें आपको कुछ भी रिस्क, टोटल जीरो रिस्क है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये मैंने बेसिक बता दिया, मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये आप सबने सुना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है कि जो हमारा जो एज है अभी, जिसका भी जितना भी एज है, अगर उस एज से आप इन्वेस्ट करना चालू करोगे तो आफ्टर सम इयर्स आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, जो फाइनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई 20 ईयर्स है और उसने 5,000 रुपीज पर ईयर फॉर 15 ईयर्स इन्वेस्ट किया, 5,000 पर ईयर
और 15 ईयर्स। तो जब तक वो 35 के होंगे तब तक वो उनके पास 36.43 लाख होगा, मतलब ये होगा लमसम होगा। वेरएज अगर आपने 35 पे इन्वेस्ट किया 12,000 रुपीज फॉर 30 ईयर्स, तो आपने डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे आप कि ये बंदे ने, फर्स्ट वाले बंदे ने, समीर ने एज का फायदा यूज किया, फिर एज का फायदा लिया और कंपाउंडिंग का फायदा उसने लिया, उसने अर्ली इन्वेस्टमेंट चालू किया। तो उसका और संजय का अगर हम देखने जाए डिफरेंस, तो समीर ने सिर्फ 15 ईयर्स में 36 लाख ये किया, इन्वेस्ट किया। वेरएज जो संजय है उन्होंने 35 पे स्टार्ट किया था, बट आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब उनको 30 साल लगा उतना जितना समीर ने अचीव किया उतने पहुंचने में, 32.44 होने के लिए। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत जरूरी है, मतलब अभी से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है जितना भी आपका एज है। तो द कंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दिस इज स्टार्ट अर्ली, सेव ऑफन, बी कंसिस्टेंट। तो इसके बाद है सेकंड पार्ट, द मैजिक पोर्शन। तो इसमें मैं बहुत बेसिक में मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बेसिक बता दिया कि क्या है, बट इन्वेस्टमेंट एक नहीं है। इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करने के लिए इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड का बहुत जरूरी है। तो ये तीन चीजें जो है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ये बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है एक मैजिक पोर्शन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला आपके पास अगर बुक है या फोन है तो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, 100 माइनस योर एज शुड बी योर आइडियल इन्वेस्टमेंट। 100 माइनस योर एज, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई 23 ईयर्स ओल्ड है, YO मीन्स ईयर ओल्ड, तो उनके लिए होगा 100 माइनस 23 इज इक्वल टू 78 एंड 23। तो 73 इन इक्विटी वेरएज 23 इन डेट। यहाँ पे मैंने जो बताया था, डेट मीन्स डेट फंड, वेरएज इक्विटी मीन्स शेयर एंड म्यूचुअल फंड। तो 7 मतलब 100 माइनस योर एज, अभी आपका 100 माइनस 40 हुआ, तो आपका मतलब जितना भी आप एज माइनस करते हो उतना डेट में जाएगा, और जितना भी रिमेनिंग है वो इक्विटी में जाएगा। मतलब अभी आप यंग हो, अभी आप 23 ईयर्स हो, तो 23% आपका 23% जितना है वो आपका डेट में जाएगा, एंड रिमेनिंग उसके ऊपर का जितना भी है वो इक्विटी में जाएगा। अभी हम यंग होने की वजह से हम मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ फार्मर्स जो है ना, वॉर जोन में हम खेल सकते हैं, और हम लोग ग्रुप ऑफ फार्मर्स में भी खेल सकते हैं बिकॉज हमारा एज कम है इसीलिए। वेरएज अभी कोई सपोज फॉर एग्जांपल कोई 60 ईयर्स ओल्ड है, तो 60 ईयर ओल्ड को एक वॉर जोन में वो बंदा नहीं खेल सकता, ना ही ग्रुप ऑफ फार्मर में वो नहीं खेल सकता, दोनों जगह पे वो नहीं खेल सकता। तो वो सिंपल फार्मर विथ मोर लैंड बनना चाहिए। मतलब वो आदमी बोलना, मतलब उसका यही बोलना होगा कि मेरे पास ज्यादा लैंड है ना, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, मुझे खेलना नहीं है, रिस्क नहीं लेना मुझे लाइफ। तो वो आदमी 80%, मतलब उसका एज माइनस 100, 80 विल बी इन डेट एंड 20 विल बी इन इक्विटी। तो ये है। फिर इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का सबसे एकदम बोलते हैं ना अचूक फॉर्मूला यही है कि एक इंश्योरेंस प्लान लेना है आपको, एक नहीं सॉरी 2 इंश्योरेंस प्लान लेना है। 2 इंश्योरेंस प्लान यही है कि एक होगा हेल्थ इंश्योरेंस और एक होगा टर्म प्लान, बस ये 2 ही लेने हैं आपको, और इसमें आपको पूरा फैमिली को कवर करना है। से नो टू फैंसी मनी मेकिंग इंश्योरेंस प्लान्स। आपको कोई भी एजेंट आके बोलेगा कि एंडाउमेंट प्लान लीजिए या कोई भी ऐसा प्लान स्कीम लीजिए, इंश्योरेंस स्कीम जिसमें आपको बहुत सारा पैसा आएगा घर पे, तो वो मत लीजिए, बिकॉज उससे आपके घर में पैसा नहीं आएगा, उससे जो एजेंट है उसके घर में पैसा जाएगा। तो इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी, इमरजेंसी फंड। अभी ये तीनों कंडीशन आप तब फुलफिल कर सकते हो जब आपके पास जॉब है। ये तीसरा कंडीशन तो आप तभी ही फुलफिल कर सकते हो जब आपके पास जॉब है, आपके पास काम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका 6 मंथ का इनकम सेविंग्स में होना चाहिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट में होना चाहिए 6 मंथ का इनकम। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के ऊपर जितना पैसा है वो, उसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं। ये इसलिए यूज आता है कि घर में कुछ भी, आपके फैमिली में कुछ भी इशू आया तो आप
ये इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ सकते, ना ही इंश्योरेंस से पैसा निकाल सकते, तो तभी ये काम आएगा इमरजेंसी फंड। तो ये मैंने मैजिक पोशन का इक्वेशन बना दिया यहाँ पे। तो ये एक जनरलाइज्ड ये है प्लान है, जिसमें 29% इन्वेस्टमेंट है, 29% इंश्योरेंस है, 20% एक्सपेंसेस है एंड 22% इमरजेंसी फंड है। आपने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इमरजेंसी फंड है और जो एक्सपेंसेस है दे आर वन एंड द सेम, 22 एंड 20। तो 42% आप एक्सपेंसेस में ही जा रहा है आपका। तो सोचिए कि मतलब अगर आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्ट करोगे तो भी आप एक्सपेंसेस अपना संभाल सकते हो। तो मिनिमम 20% तो आपको करना ही है इन्वेस्टमेंट, 20 नहीं तो 29% मिनिमम। फिर इसके बाद है सम साइकोलॉजिकल टिप्स टू एनहांस वेल्थ, ये पार्ट 3 है। सो फार क्लियर हो गया जितना मैंने बोला? हेलो हेलो, कोई है क्या, या मैं अकेले बोलते जा रहा हूँ? यस यस ऋषिकेश, सब Okay, क्लियर है। Yeah, we all there. ओके ग्रेट। सो ये मैं फटाफट कर लेता हूँ। सम साइकोलॉजिकल टिप्स टू एनहांस वेल्थ, ये मुझे बहुत काम आ रहा है ये, सो शायद आपको भी आ जाए। देन द माइंड मैकेनिक्स। तो माइंड हमारा एक ऐसा पार्ट है जो हमसे बहुत अनकंट्रोलेबल चीजें कराता है। कभी कभी जो हमें नहीं करना है वो भी हम कर बैठते माइंड की वजह से। सो इट इज सेड दैट कि योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। सो ये एग्जांपल एक हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम फाइनेंस को और हैप्पीनेस को एक समझना चाहते हैं। तो इसका यही पॉइंट यही है कि इन्वेस्टिंग, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अभी से, आप साल को 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो या महीने को 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स पेशेंस चाहिए। बिकॉज मेरा पर्सनल एग्जांपल है एंड मैंने बहुत से मेरे कलीग्स को देखा है, वो बहुत जल्दी हार मान बैठते हैं कि म्यूचुअल फंड का तो हमको कुछ उसमें से ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर शेयर्स में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, शेयर्स बहुत जल्दी गिरते जाता है। तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें पेशेंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली म्यूचुअल फंड। एंड जब सपोज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो सपोज, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट गिर जाता है तब हम लोग बहुत डर के बैठ जाते हैं कि हम लोगों का पूरा पैसा डूब गया। बट दैट इज अ फेज, दैट इज ओनली अ फेज। इफ वी do a proper plan and if we go according to it, then there is nothing that can stop you from enhancing your wealth, your true wealth. So the efforts are in your hands but not the result of your actions. Try कर सकते हो आप, पेशेंस रख के इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट जो भी रिजल्ट होगा वो आपको ऐसे समझना है कि there is some nature and that nature will give you appropriate award according to your efforts. So efforts तो हमारे हाथ में obviously. Not everything that glitters is gold. Minimalism is equal to true wealth plus less stress. तो मिनिमलिज्म अमेरिका में बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। मिनिमलिज्म मतलब यही कि हमको जो चीज़ का ज़रूरत है हम बस वो ही यूज़ करेंगे। सो अगर ट्रू वेल्थ हमको बढ़ाना है तो मिनिमलिज्म बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है कि अगर हम मिनिमलिज्म नहीं फॉलो करेंगे तो हमको जो मतलब जो ज़रूरी चीज़ है आज हमारे हाथ में वो हमको बेचना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू इज अ बिग सीक्रेट टू सेविंग मोर। अगर आप अपने फॉर एग्जांपल कोई सेल्स में है फॉर एग्जांपल, या यहाँ पे मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो सेल्स और मीडिया और मार्केटिंग, तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हर टाइम क्रिएटिविटी यूज़ करना पड़ता है और हर टाइम हमको रिजल्ट्स दिखाना पड़ता है। दैट मीन्स कभी कभी हम सेटिस्फाई नहीं होते कभी कभी हमारे काम से,
तो वो टाइम पे क्या होता है कि जब हम अपने काम में सेटिस्फाइड नहीं होते तभी हम पैसे को ना मतलब वही सेटिस्फैक्शन हम पैसे में ढूंढने लगते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, एटलीस्ट हमको सैलरी तो आ रहा है कम से कम हाथ में, उस वो सैलरी से वो पैसे से हम कुछ कर लेंगे। तो वो पैसा, सैलरी का पैसा हम एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, मतलब कंफर्ट्स में डाल देते हैं। तो उसके वजह से इन्वेस्टिंग स्लो हो जाता है, हमारा इन्वेस्टिंग रुक जाता है और स्लो भी हो जाता है। So the more you are happy, the more you are inclined towards investing. तो be regular in your investment, और आज के आज या फिर अभी के अभी एक फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ लो, बहुत अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ लो जो आपको म्यूचुअल फंड और शेयर्स के बारे में बता देगा। बाकी का ऑलमोस्ट 25-30% तो डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया फाइनेंस के बारे में ओवरऑल। रेगुलर बहुत, मतलब रेगुलरिटी बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स के लिए। Aim long term. Warren Buffett rarely divests in 50 years of his share market investment journey. So this is evident because Warren Buffett, he has been investing for past 55-60 years, but he rarely divests. और ऐसा बहुत कम टाइम, ऐसे बहुत कम इंस्टेंसेस हुए जब उन्होंने अपना शेयर मार्केट से पैसा निकाला। तो उनको सब रिच बोलते हैं कि ही इज अ वेल्थी गाय, ही इज वन ऑफ द वेल्थीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, बट उन्होंने कोई सीक्रेट एज सच कुछ सीक्रेट नहीं था उनका बस कॉमन सेंस था। उनका कॉमन सेंस यही था कि मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं मन से कर रहा हूँ इन्वेस्ट, मैं उसको मतलब पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पैसा आ रहा है इसलिए, मतलब आपको वो कंपनी में फेथ होगा तो ही आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे। और लेफ्ट साइड में जो है डे ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपको पैसा आएगा भी जाएगा भी, सो इट्स बोथ वेज, आएगा भी जाएगा भी। तो लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट के 3 काइंड ऑफ माइंडसेट्स है एंड 3 टाइप के लोग होते हैं जनरली। एक होता है काम इंसान, पेशेंस रखने वाला। एक होता है एम्बिशियस, एग्रेसिव इंसान होता है, बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, उसको बहुत कुछ करना होता है लाइफ में। एंड जो थर्ड इंसान होता है वो इनएक्टिव होता है, वो बोलते हैं ना कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे, काइंड ऑफ मैं जॉब कर रहा हूँ ना बीपीओ केपीओ में, पैसा आ रहा है ना बस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरा वो टाइम का नीड ये हो रहा है ना, ये नीड फुलफिल हो रहा है ना बस। सो डोंट ब्रिंग योर इमोशंस व्हाइल इन्वेस्टिंग। तो ये बहुत जरूरी मैसेज है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तब आप काम वे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, पेशेंस रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अगर एग्रेसिव हो जाओगे, एम्बिशियसली आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको हाइपर टेंशन होगा और आपका पैसा, मतलब अगर राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपको स्ट्रेस होगा और डेथ भी हो सकती है। सो ये बहुत कॉमन है। वेरएज इनएक्टिव मतलब कुछ लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते, कुछ लोगों को मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या है ऐसा म्यूचुअल फंड क्या है। मेरे बहुत सारे सीए फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलते हैं यार ये सब क्या है, म्यूचुअल फंड शेयर्स क्या है। So even though they are in a financial domain, they don't really give damn about investing. So that is pathetic. बहुत बुरा लगता है ऐसा देख के। Now your investment, nurture it, water it. तो जैसे हम खुद को पसंद करते, खुद पे इन्वेस्ट करते, वैसे हमको ना हमारे पैसे को भी पसंद करना चाहिए, पैसे को भी प्यार करना चाहिए। पैसा इन्वेस्टमेंट दोनों। स्पेकुलेशन इज नॉट फॉर एवरीवन। इन्वेस्टिंग करे, स्पेकुलेशन ना करे। जो हम यहाँ पे है अभी, अगर आपको स्पेकुलेशन पसंद है आप करो, बट मतलब जहाँ पे मतलब गुड आता है वहाँ पे बैड भी आता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। फिर मेरा लास्ट एडवाइस यही है, सबसे प्रेशियस एडवाइस मेरा यही होगा। ये एक ऐसा एडवाइस है जो आपको बहुत कम लोग देंगे लाइफ में, बहुत कम लोग देंगे। इग्नोर वॉट एवर आई सेड सो फार। जितना भी मैंने बोला उसको आप इग्नोर कर सकते हो, टोटल इग्नोर कर सकते हो, बट इतना ही सबसे बिगेस्ट टेक अवे आपको ये सेशन में से ले जाना है कि आपको अभी से इन्वेस्टमेंट चालू करना पड़ेगा, मिनिमम 20% आपके सैलरी से, मिनिमम। क्योंकि आप 10% करोगे तो वो कुछ भी नहीं होगा, उसका कुछ फायदा ही नहीं। मिनिमम 20%, बाकी का ऊपर का 80% आप जो करना है करो, बट मिनिमम। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ द एंटायर सेशन। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो okay, so summarize, okay, cool, I will summarize everything so far whatever I said.
मैंने समराइजेशन का स्लाइड नहीं बनाया, सो मैं यही पे आ जाऊंगा। तो इंग्रेडिएंट्स में यही है कि कुछ मिसकंसेप्शंस और कुछ मस्ट नो फैक्ट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मिसकंसेप्शंस यही है कि हम शेयर मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, एंड हम इन्फ्लेशन नहीं समझ पाते, इन्फ्लेशन को हम स्टडी नहीं करते, हम बजटिंग नहीं करते, हम अकाउंटिंग नहीं रखते अपना, एंड हम एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर से बात नहीं करते, और हम इंश्योरेंस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एक समझ बैठते हैं, और हम कभी कभी इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट समझ बैठते हैं, और हम इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे समझ के लेते हैं कि नहीं, इसमें से तो मुझे बहुत सारा पैसा आएगा। सो ये थोड़े फैक्ट्स आपको याद रखना है, इंग्रेडिएंट्स। फिर मैजिक पोशन यही है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए, तो हैप्पी लाइफ आपका ये मैजिक पोशन है। हैप्पीनेस तो एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन से आएगा, अपना जो आप काम कर रहे हो उससे, और दूसरा हैप्पीनेस आपको जो है जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपके हॉबीज में आएगा, और तीसरा द मैजिक पोशन। तो इसका मैजिक पोशन का फॉर्मूला यही है कि इन्वेस्टमेंट करे म्यूचुअल फंड और शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट करे 100 माइनस योर एज, 100 माइनस योर एज। अभी आपका एज सपोज 20 to 25 है, तो 20 to 25 माइनस 100 करके जितना भी आएगा, जो बड़ा नंबर आएगा वो इक्विटी में जाएगा, और जो छोटा नंबर होगा वो डेट में जाएगा। फिर दूसरा है ओनली एंड ओनली हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान। ये 2 ही इंश्योरेंस आपको लेने, पूरे फैमिली को कवर करना बस, और आपको फैंसी इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं लेने, ना बोलना। थर्ड सबसे जरूरी चीज है 6 मंथ इनकम आपको सेविंग्स अकाउंट में रखना है। सेविंग्स अकाउंट 6 महीने का इनकम आपके पास जरूरी होना ही चाहिए। या तो ये लिक्विड कैश हो सकता है, लिक्विड कैश मतलब एफडी हो सकता है, या फिर सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड हो सकता है। म्यूचुअल फंड ये है, ये जो अभी ये स्लाइड हम देख रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग प्रोवाइड करता है। तो ये तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, एंड तीसरा है साइकोलॉजिकल टिप्स। तो साइकोलॉजिकल टिप्स क्लियर है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को प्यार करो, खुद को प्यार करो, लॉन्ग टर्म सोचो, रेगुलर इन्वेस्ट करो, और एक एडवाइजर रखो अच्छा सा। एक एडवाइजर को दोस्ती बना लो, बहुत काम का बंदा है। एंड सिर्फ एडवाइजर का एडवाइस मत लो आप, और सिर्फ गूगल पे मतलब गूगल या कहीं पे भी आपको ऐसा अट्रैक्टिव स्कीम्स दिखता है ना, उसके पीछे भागो। अपना आप बोलते हैं ना, अपना क्रिटिकल थिंकिंग आप भी करो। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, याद रखना।